नमस्कार दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की इस नोट्स सीरीज में आज हम बात करेंगे गुलाम वंश के शासक मुइजुद्दीन बहराम शाह के बारे में तथा साथ ही इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स एवं क्वेश्चन पर भी डिस्कस करेंगे जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो हम बात करने वाले हैं आज मुइजुद्दीन बहराम शाह के बारे में और ये गुलाम वंश का छठवां शासक था, छठवें नंबर का शासक था। जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया है कि गुलाम वंश में टोटल 11 शासक हुए थे, उन 11 शासकों में से ये छठवें नंबर का शासक है। ठीक है, बात करें इसके शासनकाल की तो इसका शासनकाल 1240 ईस्वी से लेकर 1242 ईस्वी के मध्य रहा था, यानी इसने 2 साल दिल्ली सल्तनत पर सुल्तान के रूप में शासन किया था। इसके शासनकाल की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये क्वेश्चन एग्जाम्स में भी पूछा गया है और इसके शासनकाल की सबसे मुख्य बात बस यही रही है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको याद रखना है कि किसके शासनकाल में सुल्तान के अधिकारों को कम करने हेतु नायब या नायब ए मामलिकात नामक पद का गठन किया जो संपूर्ण अधिकारों का स्वामी था। देखिए, इसके शासनकाल की सबसे इम्पोर्टेंट बात यही रही है और एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही चीज़ पूछी जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट याद रखना है, आपको स्टार भी लगाना है इस पर कि ये आपको याद करना ही है कि नायब, हम शॉर्ट में कह सकते हैं नायब का पद, हम यहाँ फिर कह सकते हैं नायब ए मामलिकात। ये पद एक ही है, या तो इसको नायब ए मामलिकात बोलो या आप नायब ही बोल दो शॉर्ट में। तो जो नायब का पद था ये किसके शासनकाल में सृजित किया गया था, किस सुल्तान के शासनकाल में बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है मुइजुद्दीन बहराम शाह के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत नायब का पद सृजित किया गया था। इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। अब इसका फैक्ट्स देखिएगा कि ये क्यों सृजित किया गया, इसका कारण क्या रहा था, तो वो समझिएगा। देखिए, इसके कारण था कि जब रजिया सुल्तान उत्तर पश्चिम के अभियान पर थी, यानी कबीर खां अयाज के विरुद्ध अभियान पर थी, तब रजिया के से जो असंतुष्ट तुर्क अमीर थे उन्होंने क्या किया कि बहराम शाह को इस शर्त पर सुल्तान बनाया कि वो शासन की संपूर्ण शक्तियां तुर्क अमीरों को सुपुर्द करेगा। ठीक है, तो फलस्वरूप यही हुआ, बहराम शाह को सुल्तान बनाया गया और बहराम शाह ने सुल्तान बनते ही इस शर्त को पूरा करने हेतु नायब या नायब ए मामलिकात या नायब ए मुल्क, इसको इन 3 नामों से जानते हैं इस पद को, यानी नायब का पद को क्या किया, इसने सृजित किया। इस प्रकार इस काल में, यानी हम कह सकते हैं इसके काल में शक्ति व सत्ता के 3 दावेदार हो गए थे। एक तो सुल्तान खुद ही था, फिर दूसरे नंबर पर नायब, फिर तीसरे नंबर पर वजीर, यानी ये 3 शक्ति के क्या हैं, दिल्ली सल्तनत में शक्ति और सत्ता के दावेदार बने थे। हम सबसे पहले हम देखते हैं नायब ए मामलिकात यानी नायब के पद को। तो देखिए, नायब का जो पद है मुइजुद्दीन बहराम शाह ने ही सृजित किया था और इस पद पर पहली जो नियुक्ति की गई थी, यानी ये पहली बार जो ये पद दिया गया था, ये इख्तियारुद्दीन ऐतीन को दिया गया था। यानी हम कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत में जो पहला नायब बना था वो कौन था, इख्तियारुद्दीन ऐतीन था। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, एग्जाम्स में कई बार पूछा भी गया है कि जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो नायब का पद सृजित हुआ था उस पर पहली पोस्टिंग या पहली बार किसको ये पद दिया गया था, तो इख्तियारुद्दीन ऐतीन को दिया गया था। इसकी पहली पोस्टिंग हुई थी इस पद पर। ठीक है, सबसे पहले इसी की हुई थी। इसने क्या किया था कि इसने बहराम शाह की एक तलाकशुदा बहन थी उसके साथ विवाह किया और ये स्वतंत्र आचरण करने लगा था, यानी सुल्तान की तरह स्वतंत्र आचरण करने लगा था। इसने अपने द्वार पर नौबत यानी नगाड़ा और हाथी रखना शुरू कर दिया था जिसका अधिकार केवल सुल्तान को ही होता था। ऐतगीन की इन बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के कारण 2 माह में ही सुल्तान मुइजुद्दीन बहराम शाह ने भरे दरबार में इसकी क्या करवा दी थी, हत्या करवा दी थी। ठीक है, ये तो हो गया नायब के पद की इंपॉर्टेंट बात है, यानी पहला नायब कौन बना, इख्तियारुद्दीन ऐतीन बना। 2 माह के अंदर इसकी हत्या करवा दी गई सुल्तान के द्वारा। क्यों करवा दी गई कि ये सुल्तान के भांति ही स्वतंत्र आचरण करने लगा था, दरबार पर यानी अपने द्वार पर नौबत रखता था, हाथी भी रखता था। इन सभी महत्वाकांक्षाओं के चलते इसकी क्या हो गई, क्या करवा दी गई थी, हत्या करवा दी गई थी। अब हम बात कर लेते हैं वजीर। देखिए, वजीर का जो पद था वो ख्वाजा मुइजुद्दीन मोहम्मद ऐबाज के पास ही बना रहा। देखिए, ख्वाजा मुइजुद्दीन मोहम्मद ऐबाज इसको क्या है कि जुनैदी की जगह हम कह सकते हैं, जुनैदी जो वजीर था इल्तुतमिश के शासनकाल में, वो रजिया सुल्तान के शासनकाल में भी वजीर रहा था कुछ समय के लिए, लेकिन वह रजिया के विरोध में खड़ा हो गया तो रजिया ने इसकी हत्या करवा दी थी जुनैदी की, और जुनैदी की जगह रजिया ने
मोहम्मद ऐवाज को क्या बनाया था, नया वजीर बनाया था। तो रजिया के शासनकाल में भी ये वजीर था, और हम कह सकते हैं मुइजुद्दीन बहराम शाह के शासनकाल में वजीर का पद इसी के पास बना रहा था, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि जैसे सुल्तान का पद, नायब का पद सृजित होने से सुल्तान का पद कमज़ोर हुआ था, उसके कमज़ोर होने के कारण इसका पद भी क्या है, कमज़ोर हुआ था। इसकी हत्या का भी प्रयास किया गया था, लेकिन इसने क्या किया कि बदरुद्दीन शंकर रूमी जो एक तुर्क सरदार था, इसका एक षड्यंत्र था, इस सुल्तान और वजीर की हत्या करना चाहता था, तो इसने इसके षड्यंत्र का भंडाफोड़ कर दिया और सुल्तान की जान बचाई थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी याद रखना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि मुइजुद्दीन बहराम शाह के शासनकाल में इम्पोर्टेंट घटनाएं क्या हुई थी, प्रमुख घटनाएं क्या हुई थी। तो सबसे पहली घटना है मंगोल आक्रमण, ठीक है। इसके शासनकाल में मंगोल आक्रमण हुए थे, और उन मंगोल आक्रमणों में लाहौर को लूटा गया था। तो याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि लाहौर का मंगोलों के द्वारा पतन किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना थी। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है। तो याद रखना, बहराम शाह के शासनकाल की घटना थी कि लाहौर को मंगोलों के द्वारा लूटा गया था। इसका फैक्ट्स देखिए कि इसके शासनकाल में 1241 ईस्वी में ताहिर बहादुर के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ था, ठीक है। तो किस मंगोल आक्रमणकारी नेता ने इसके शासनकाल में आक्रमण किया था, ताहिर बहादुर मंगोल नेता था, मंगोलों का नेता था। इसने भारत पर आक्रमण किया था, हम कह सकते हैं लाहौर पर आक्रमण किया था। और इसके शासनकाल में जो देखिए मुल्तान का इक़्तिदार था कबीर खां अयाज, और लाहौर का इक़्तिदार था इख्तियारुद्दीन कराकोस, ठीक है। तो कबीर खां अयाज ने इस आक्रमण से मुल्तान को तो बचा लिया था, परंतु इख्तियारुद्दीन कराकोस के भाग जाने के कारण मंगोलों ने लाहौर को लूटा था। ये बात याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस प्रकार इस मंगोल आक्रमण से दिल्ली सल्तनत की जो सीमा सिंधु नदी तक लगती थी, वो घटकर कहाँ तक हो गई थी, सिंधु ब्यास नदी तक सिमट गई थी। यानी ब्यास नदी तक ही दिल्ली सल्तनत की सीमा हो गई थी, ये बात याद रखनी है। तो याद रखना, गुलाम वंश के शासकों के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की सीमा कहाँ तक थी, ब्यास नदी तक सिमट कर रह गई थी। हम कह सकते हैं ब्यास नदी तक ही निर्धारित हुई थी। लेकिन इल्तुतमिश के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की सीमा सिंधु नदी तक लगती थी, ये बात भी आपको याद रखनी है। दूसरा पॉइंट है कि षड्यंत्र और मृत्यु, यानी इसके शासनकाल में क्या क्या षड्यंत्र हुए और इसकी मृत्यु कैसे हुई थी, उसको समझिएगा। कि देखिए, ऐतगिन की हत्या के बाद, यानी इख्तियारुद्दीन ऐतगिन की हत्या मुइजुद्दीन बहराम शाह ने ही भरे दरबार में करवाई थी, और उसकी हत्या के बाद में जो अमीर थे, अमीरों को बहराम शाह का ये स्वतंत्र आचरण, यानी बहराम शाह ने बिना किसी से पूछे इसकी हत्या करवा दी थी। जो उसका ये स्वतंत्र आचरण था, इससे अमीरों को क्या होने लगी थी, आपत्ति होने लगी थी। और इसी समय इसने काजी शमसुद्दीन की भी हत्या करवा दी थी। यानी ऐतगिन की हत्या करवाई, उसके कुछ समय बाद ही इसने क्या करवा दी, काजी शमसुद्दीन की भी हत्या करवा दी थी। अब इस स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए जो वजीर था मुइजुद्दीन मोहम्मद ऐवाज, इसने क्या किया, एक षड्यंत्र रचा। इसने अमीरों के कत्लेआम का एक जाली आदेश निकाला, और वो अमीरों को ही दिखा दिया कि देखो, सुल्तान ने आपके खिलाफ आपका कत्लेआम करने का एक आदेश निकाला है, और एक जाली आदेश था। अब इस आदेश को देखकर जो अमीर थे वो सुल्तान के खिलाफ हो गए थे, ठीक है। उसके बाद में अमीरों ने विद्रोह कर दिया था, और बहराम शाह ने विद्रोह को शांत करने के कई प्रयास किए थे, और मिन्हाज उल सिराज को भी दूत के रूप में उन्हें समझाने के लिए भी भेजा था, मगर सभी प्रयास असफल रहे थे मुइजुद्दीन बहराम शाह के। वह अमीरों को मना नहीं पाया था, ठीक है। तत्पश्चात क्या होता है कि 10 मई 1242 ईस्वी के बात है। इस दिन अमीर क्या करते हैं, सेना सहित दिल्ली में प्रवेश करते हैं और बहराम शाह पर आक्रमण करते हैं। बहराम शाह का साथ वहाँ की जनता देती है, दिल्ली की जनता देती है, लेकिन जो अमीर लोग होते हैं, जो अमीर होते हैं, दिल्ली तुर्क अमीर होते हैं, उनकी क्या होती है, विजय होती है, और बहराम शाह को कैद कर लिया जाता है, और अंत में उसका वध भी कर दिया जाता है, यानी उसकी हत्या कर दी जाती है। अब बहराम शाह की मृत्यु के बाद में, यानी बहराम शाह की हत्या के बाद में, दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान का पद था वो क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है। और इसी स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए एक तुर्कदास होता है किसलू खां, ठीक है, ये क्या कर देता है, स्वयं को सुल्तान घोषित कर देता है। लेकिन अमीर जो दिल्ली सल्तनत के जो अमीर थे, उनको ये बात अनुचित लगती है किसलू खां की। वो किसलू खां को समझाते हैं, और अमीरों के समझाने पर किसलू खां क्या करता है, एक हाथी और नागौर की एकता
के बदले दिल्ली सिंहासन की दावेदारी को त्याग देता है, यानी दिल्ली का सिंहासन ये छोड़ देता है। किसके बदले? एक हाथी और नागौर की इक्तादारी के बदले में ये दिल्ली सल्तनत का सिंहासन छोड़ देता है। इसके बाद में जो अमीर लोग होते हैं, जो अमीर होते हैं दिल्ली सल्तनत के, वो अमीर रुकनुद्दीन फिरोज शाह के पुत्र अलाउद्दीन मसूद शाह को दिल्ली का सुल्तान बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये समझना है कि मुइजुद्दीन बहराम शाह के बाद में दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान कौन बनता है? अलाउद्दीन मसूद शाह बनता है। ये बात कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में। उससे पहले हम मुइजुद्दीन बहराम शाह से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया है कि नायब का पद किसके शासनकाल में सृजित हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मुइजुद्दीन बहराम शाह के शासनकाल में सृजित हुआ था। पहला नायब किसे बनाया गया था? इख्तियारुद्दीन ऐतगीन को बनाया गया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना है। और उसके अलावा ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में और पूछे गए हैं, इनको भी आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि किस शासक के बारे में मिनहाज ने कहा है कि यद्यपि उसमें अनेक प्रशंसनीय गुण थे तथापि वह क्रूर और रक्तपात करने वाला शासक था। ये बात किस शासक के विषय में कही है? मिनहाज ने ये बात कही है मुइजुद्दीन बहराम शाह के विषय में। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मंगोल आक्रमणकारी ताहिर बहादुर ने किसके शासनकाल में लाहौर पर आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर है मुइजुद्दीन बहराम शाह के शासनकाल में किया था 1241 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गुलाम शासकों एवं मंगोलों के बीच कौन सी नदी सीमा रेखा का काम करती थी? तो इसका सही आंसर है ब्यास नदी करती थी। इससे पहले ये सीमा रेखा का काम सिंधु नदी करती थी, लेकिन सिंधु नदी मंगोलों के आक्रमण से सिंधु नदी से यह सीमा घटकर कहाँ तक आ गई थी? ब्यास नदी तक आ गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस तुर्क सरदार ने एक हाथी और नागौर की गवर्नरी के बदले दिल्ली सिंहासन से अपनी दावेदारी त्याग दी थी? तो इसका सही आंसर है किसलू खान ने। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसे बलवने बुजुर्ग, ज्येष्ठ बलवन एवं बलवने जर यानी सफ़ेद बालों वाला कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है मलिक इजुद्दीन किसलू खां को। ठीक है, किसलू खां को ही बलवने बुजुर्ग कहा जाता है, ज्येष्ठ बलवन कहा जाता है और बलवने जर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, ये थे दोस्तों मुइजुद्दीन बहराम शाह से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एवं फैक्ट्स। और कंप्लीट हमने यहाँ पे आपको मुइजुद्दीन बहराम शाह से संबंधित सारे पॉइंट यहाँ पे कम्प्लीटली करवा दिए हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक भी अवश्य दीजिएगा कि हम अपने इस वीडियोज़ के मैटर में क्या सुधार करें या फिर वीडियो का मैटर आपको कैसा लगा। ये सारी बातें आप हमें अपने फीडबैक के रूप में कमेंट में बता सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।